गुड मॉर्निंग बच्चों, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज हम डीएनए पैकेजिंग पढ़ने वाले हैं। डीएनए पैकेजिंग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है नीट की एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सारे एग्ज़ाम्स जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न आएंगे वो उसमें इससे प्रश्न जरूर आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसे पूरा देखना और समझना। आप जब भी वीडियो देखें साथ में पेन और कॉपी लेकर साथ बैठें। जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आप भी साथ के साथ नोट्स बनाते हुए पढ़ते रहें। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग। देखो, जिस तरह हम ऑनलाइन सामान मंगाते हैं कोई सा भी किसी भी साइट से, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे घर आने वाला जो सामान है वो अच्छी तरीके से पैक होके आता है। तो वही वर्ड है पैकेजिंग, डीएनए का पैक होना। अब ये डीएनए को पैक होने की आवश्यकता क्यों पड़ी, आइए इसे हम इस तरीके से समझते हैं। डीएनए जो है उसमें दो बेस पेयर के बीच में .34 गुणा 10 की घात -9 मीटर की, या इस मीटर, यहाँ इसको हम अकेले नैनोमीटर भी लिख सकते हैं, इतनी दूरी होती है। डीएनए जो इस तरह होता है, उस डीएनए में जो ये बेस पेयर्स होते हैं, इस तरह ये जो बेस पेयर्स होते हैं, इन दो बेस पेयर्स के बीच की जो दूरी होती है, दो बेस पेयर्स के बीच की दूरी 0.34 गुणा 10 की घात -9 होती है। और मनुष्य में अगर बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य में 6.6 गुणा 10 की घात 9 बेस पेयर्स होते हैं। मनुष्य में टोटल बेस पेयर्स 6.6 गुणा 10 की घात 9 होते हैं, और दो बेस पेयर्स के बीच में दूरी 0.34 गुणा 10 की घात -9 मीटर होती है। इस हिसाब से अगर हम इन दोनों को गुणा करके हम डीएनए की पूरी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आप सोचो, जब इन दोनों के बीच की दूरी इतनी है तो 2 के बीच की दुगनी हो जाएगी, और 3 के बीच की 3 गुना हो जाएगी, और इतने बेस पेयर्स है तो इतने से गुना कर देंगे। तो इन दोनों को अगर गुणा किया जाए तो टोटल जो दूरी निकलती है वो 2.24 मीटर निकलती है। यानी कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि मनुष्य के एक कोशिका में 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है। कोशिका इतनी छोटी कि आप अपनी आँखों से, नग्न आँखों से हम उन्हें देख नहीं सकते। इस कोशिका में इतना बड़ा डीएनए, 2.2 मीटर लंबा, हमारी हाइट से भी ज़्यादा, तो इतना बड़ा डीएनए इतनी सी कोशिका में आखिर समाई कैसे? तो इसको आप इस तरीके से एग्जाम्पल से समझ सकते हो। हम अधिकतर अपनी इस उम्र में पतंग जरूर उड़ाते होंगे, और हम पतंग जब उड़ाते हैं तो हमारे पास धागा तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन इतने बड़े धागे को हम कोई लकड़ी का टुकड़ा या चरखी जिसे बोलते हैं, या इस तरह की संरचना के ऊपर लपेट लेते हैं पूरे को। उस इतने बड़े धागे को हम इतनी सी जगह में सीमित कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ, इतना बड़ा जो धागा था वो केवल इतनी सी जगह में ही रह गया। इसी तरीके से इसी कंसेप्ट का प्रयोग कोशिकाओं में भी होता है। 2.2 मीटर लंबा जो डीएनए है वो एक छोटी सी कोशिका, जिसे हम देख भी नहीं सकते, उसके भी छोटे से केंद्रक में समाहित हो पाता है। और वो समाहित होता किस आधार पे है, कैसे होता है, उसी को समझना डीएनए पैकेजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डीएनए पैकेजिंग कहलाता है। ये जो डीएनए पैकेजिंग का जो कंसेप्ट है, इसे समझाने के लिए न्यूक्लियोसोम मॉडल दिया गया। न्यूक्लियोसोम मॉडल दिया गया, जो अब तक सबसे ज़्यादा मान्य मत है। यह जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है वो आर कॉर्नबर्ग ने दिया। आर कॉर्नबर्ग नामक वैज्ञानिक ने दिया। इन्होंने 1974 ईस्वी में यह
सिद्धांत, यह मॉडल प्रस्तुत किया जो सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाता है डीएनए पैकेजिंग को। यूकैरियोट्स में ये बात जो है इस मॉडल से संबंधित है, यूकैरियोट्स में। आइए अब इसे हम डिटेल से समझते हैं कि किस तरीके से डीएनए जो है उसकी पैकेजिंग होती है, कौन से प्रोटीन्स इसमें कार्य करते हैं और किस तरीके से वो डीएनए को पैक करते हैं। न्यूक्लियोसोम मॉडल में यह बताया गया कि डीएनए को पैक करने वाले जो प्रोटीन है वो दो प्रकार के महत्वपूर्ण प्रोटीन होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हिस्टोन प्रोटीन। इसके अलावा दूसरे हैं NHC, इसका पूरा नाम है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। नॉन हिस्टोन, बगैर हिस्टोन वाले क्रोमोसोमल प्रोटीन। ये जब उच्च स्तरीय कुंडलन होता है डीएनए का तभी काम आते हैं। बाकी शुरुआती स्थिति में डीएनए को पैकेज करने में हिस्टोन महत्वपूर्ण होते हैं। बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन की। हिस्टोन प्रोटीन 5 इकाइयों से मिलकर बना है। हिस्टोन प्रोटीन में टोटल 5 इकाइयाँ होती है। पहली H1, दूसरी H2A, तीसरी H2B, चौथी H3 और पांचवी H4। तो इस तरह हिस्टोन प्रोटीन 5 इकाइयों से मिलकर बना है। H1, H2A, H2B, H3 और H4 इन इकाइयों से मिलकर बना है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी कि यह पॉजिटिव नेचर का होता है, धनात्मक प्रकृति का होता है। कैसा होता है? धनात्मक प्रकृति का होता है। आप सभी जानते होंगे कि जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोटीन एमिनो एसिड्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं प्रोटीन। तो एमिनो अम्ल भी 3 तरह के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के, अम्लीय प्रकृति के और उदासीन प्रकृति के। तो जब क्षारीय प्रकृति के एमिनो अम्ल होंगे तो हिस्टोन या ये जो भी प्रोटीन होगा वो भी कैसा होगा? क्षारीय होगा। तो हिस्टोन में ज़्यादातर जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो 2 होते हैं और आपको ये याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये 2 जो एमिनो एसिड्स है वो ही हिस्टोन को क्षारीय प्रकृति या धनात्मक प्रकृति का बनाते हैं, और वो है लाइसीन और दूसरा आर्जिनिन। लाइसीन और आर्जिनिन ये क्षारीय प्रकृति के एमिनो एसिड्स हैं और इन्हीं की वजह से हिस्टोन भी जो है वो धनात्मक प्रकृति का होता है, पॉजिटिव या क्षारीय प्रकृति का होता है। अच्छा, आप सब ये भी जानते होंगे कि डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। ये 2-3 बार एग्जाम्स में, नीट के एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है कि आखिर डीएनए की प्रकृति कैसी होती है, धनात्मक या ऋणात्मक? तो धनात्मक होता है, डीएनए ऋणात्मक होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। और नेगेटिवली चार्ज किसकी वजह से हो रहा है? इसमें फास्फेट समूह पाया जाता है और फास्फेट पे होता है नेगेटिवली चार्ज। फास्फेट पे एक नेगेटिव चार्ज बाकी रहता है डीएनए में, और इसी वजह से डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक आवेशित होता है। अब आप समझ गए होंगे कि डीएनए हिस्टोन पर लिपटना जो है बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डीएनए है ऋणात्मक और हिस्टोन कैसे हैं? धनात्मक। तो दोनों कैसे हो गए? अपोजिट चार्ज वाले हो गए, विपरीत आवेश वाले हो गए। तो इनमें कैसा होगा? आकर्षण होगा, ये एक दूसरे को आराम से चिपका पाएंगे। अब आप इसको हम चित्र से समझते हैं कि आखिर ये किस तरीके से इनकी व्यवस्था होती है। तो आइए अब इसे चित्र से हम समझते हैं। हिस्टोन के 4 जो ये इनमें 5 में से 4 कौन कौन से? H2A, H2B, H3 और H4
प्रत्येक दो दो, प्रत्येक कितने? 2। H2A भी 2 होगा, H2B भी 2 होंगे, H3 भी 2 और H4 भी कितने होंगे? 2। तो टोटल कितने हो गए? 4 थे, प्रत्येक 2 होंगे तो 8 हो गए। तो इस तरह, अब मैं इसे इस तरह चित्र में बना रहा हूं, तो इस तरह ये मान लो H2A है, ये H2B है, ये H3 और H4। अब प्रत्येक के 2, तो प्रत्येक के 2 तो हम चित्र में तो दिखा नहीं सकते, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ पीछे की तरफ की। इसका एक और हिस्सा है, इसका भी एक और हिस्सा है, इसका भी एक और है और इसका भी एक और है पीछे। तो इस तरह ये 8 हिस्टोन प्रोटीन, जिसमें से है तो 4 ही, लेकिन 2-2 इकट्ठे हो गए, तो टोटल कितने बन गए? 8 बन गए। तो इस तरह की जो ये 8 हिस्टोन मिलकर जो संरचना बनाते हैं, इसे हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। ये जो 8 बने, अब इसे क्या कहते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। अष्ट, ऑक्टा 8 के लिए, तो 8 हिस्टोन के 8 इकाइयाँ। इस ऑक्टामर पर डीएनए जो है वो कुंडलित होता है, डीएनए इसके चारों ओर लिपटता है। अब किस तरीके से लिपटता है वो भी समझो। डीएनए होने को तो इस तरह कुंडलित होता है, द्विकुंडलित होता है, लेकिन अभी इस यहाँ चित्र बनाने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं एक धागे के रूप में ही इसे बना रहा हूँ। तो ये है जो डीएनए है, वो डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर पर एक पूरा कुंडलन, इस तरीके से ये एक पूरा कुंडलन यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ एक पूरा हो गया, एक आधा, और आधे से थोड़ा सा ज़्यादा भाग जो है इस तरह कुंडलित होता है। पूरे 2 कुंडलित नहीं होते हैं, यहाँ ये बात याद रखना है। आप इसे, मैं इस तरीके से अपने हाथ से समझा रहा हूँ कि ये जो आप इसे हिस्टोन ऑक्टामर समझे, क्या समझे? हिस्टोन ऑक्टामर समझे। तो जैसे कोई धागा यहाँ से लिपटना शुरू हुआ, यहाँ से एक पूरा कुंडलन पूरा हो गया, इसके बाद एक से यहाँ तक लगभग पूरा 2 नहीं होगा, बल्कि थोड़ा सा कम, लगभग जो ये कुंडलन होता है डीएनए का, वो 1 से ही 3/4 भाग कुंडलित होता है, या दूसरे तरीके से कहें 1.6 कॉइल इसमें होता है। कितनी कॉइलिंग होती है? पूरी 2 गुना नहीं लिपटता, बल्कि 1.67 गुना डीएनए इस पर लिपटता है। जब डीएनए, हम सब जानते हैं कि डीएनए बेस पेयर्स का बना हुआ है, इनमें बेस पेयर्स होंगे, तो यहाँ से प्रारंभ होकर यहाँ तक कितने बेस पेयर इस हिस्टोन ऑक्टामर पर लिपटे? तो ये जो है टोटल लगभग 200 बेस पेयर्स, कितने? 200 बेस पेयर्स इस हिस्टोन ऑक्टामर पर लिपटते हैं डीएनए के। बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको याद रखनी है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, लगभग 200 बेस पेयर्स हिस्टोन ऑक्टामर पर लिपटते हैं। तो इस तरह ये जो स्ट्रक्चर बनी, हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए, 200 बेस पेयर वाला डीएनए से जो ये स्ट्रक्चर बनी, ये जो संरचना बनी, इसी संरचना को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और ये न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन की संरचनात्मक इकाई होती है। ये ही इसी तरह बहुत सारे एक के बाद एक डीएनए जो है, जैसे अब यहाँ इसे ऐसे समझो कि ये डीएनए आगे बढ़ता जाएगा यहाँ से, तो यहाँ एक, अब मैं इसे इस तरीके से नहीं बना रहा, सिर्फ यहाँ एक गोला बनाता जा रहा हूँ। तो इस तरह ये बहुत सारे हिस्टोन ऑक्टामर्स होंगे, और इन हिस्टोन ऑक्टामर्स के ऊपर डीएनए इस तरह डेढ़ कुंडल लेता हुआ, डेढ़ से थोड़ा सा ज़्यादा इस तरह कुंडलित लेता हुआ इन हिस्टोन पर यूं लिपटता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे जो क्रोमेटिन
का निर्माण करते हैं, संरचना क्रोमेटिन का निर्माण करते हैं। किसकी वजह से हुआ सब कुछ? हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर, उसके ऊपर डीएनए लिपटा और इस तरह जो है बहुत लंबी संरचना को इन्होंने थोड़ा छोटा कर दिया। ठीक है, तो ये डीएनए पैकेजिंग कहलाती है और ये जो एकल संरचना बनी इसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अब आप यहाँ सोचेंगे कि सर आपने H1 के बारे में तो कुछ नहीं बताया। तो दो जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं, एक न्यूक्लियोसोम ये है, दूसरा ये, इन दो न्यूक्लियोसोम्स के बीच में जो ये डीएनए बच गया इतना बड़ा, इस डीएनए को लिंकर डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंकर डीएनए कहते हैं, जिसमें लगभग 50 से 70 बेस पेयर्स इसमें होते हैं। इस लिंकर डीएनए के बीच में, इस लिंकर डीएनए के बीच में ये प्रोटीन पाया जाता है। एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता कहाँ होती है, लेकिन इन दोनों के बीच में ये H1 प्रोटीन पाया जाता है। और काम क्या करता है? ये दो न्यूक्लियोसोम्स को लिंक करने का काम करेगा। दो न्यूक्लियोसोम्स, एक ये है, इन दोनों को लिंक करने का काम करता है H1 हिस्टोन प्रोटीन। इसीलिए इस H1 को लिंकर हिस्टोन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? लिंकर हिस्टोन प्रोटीन कह देते हैं। ठीक है, और जब इस संरचना को इस तरह, ये जो जब डीएनए इस पे लिपट गया तो इस तरह ये जो संरचना बनती है उसे क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। जब इस संरचना को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो देखो यहाँ पे आपको ऐसे ही नज़र आ रही है। ये किस तरह की संरचना नज़र आ रही है? जैसे एक मोतियों वाली माला हो। कैसी नज़र आती है? एक मोतियों की जो माला है वो कुछ ऐसी ही होती है, उसमें धागा, धागे पर मोती पिरे हुए होते हैं। तो इस तरह की संरचना नज़र आ रही है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर भी ये कुछ ऐसी ही नज़र आती है, इसीलिए वहाँ इसे नाम दिया जाता है। और वो भी एग्ज़ाम्स में एक दो बार पूछा गया है, तो आपको वो वर्ड याद करना है। और वो नज़र कैसा आता है? वो आता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। एनसीईआरटी में लिखा होगा कि डोरी पर मोती, डोरी पर बीड्स, डोरी स्ट्रिंग यानी धागा या डोरी, बीड्स यानी मोती। ठीक है, तो स्ट्रिंग धागे पर मोती या धागे पर बीड्स नज़र आते हैं। ऐसी संरचना प्रतीत होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर। तो आप इस तरह समझ पाए होंगे कि कैसे हिस्टोन प्रोटीन जो है वो डीएनए को पैक करने में महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। अब इसके बाद आपको और थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है कि इतनी पैकेजिंग होने से भी डीएनए छोटा तो नहीं हो पाएगा पूरा। ठीक है, और छोटा होने के लिए फिर ये क्या होते हैं? एक दूसरे पर कुंडलित होते हैं। जैसे इतना बड़ा हो गया तो इसके बाद ये इसके ऊपर वापस लिपट के आता है। लगभग 6 जो न्यूक्लियोसोम्स है वो वापस एक दूसरे पर लिपटते हैं और उससे जो संरचना बनती है उसे सोलेनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलेनॉइड्स कहते हैं। तो इस तरह ये जो इस संरचना बनी, ठीक है, उनमें से भी 6 एक दूसरे पर लिपटते जाएंगे, इस तरह एक दूसरे पर कॉइल्ड होते हैं। उसे इसके बाद जो संरचना बनती है न्यूक्लियोसोम के बाद में उसे सोलेनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। जो 30 नैनोमीटर स्ट्रक्चर होती है, इसका व्यास जो है वो 30 नैनोमीटर होता है। क्या कहते हैं? सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक है, सोलेनॉइड भी फिर उसके बाद में और एक दूसरे पर कुंडलित तो सुपर कॉइलिंग कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? सुपर कॉइलिंग, अति कुंडलन होता है और उससे आगे क्रोमेटिन फाइबर और उससे बाद में और ज़्यादा पैकेजिंग होने पर क्रोमोसोम्स का निर्माण होता है। ठीक है, सोलेनॉइड के बाद में क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर के बाद में क्रोमोसोम्स, गुणसूत्रों का निर्माण होता है जो विभाजन की अवस्था में होता है। यहाँ आपको एक मैं सामान्य जानकारी और दे देता हूँ। हिस्टोन्स का जो निर्माण है आपको ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, थोड़ा उच्च क्लास की जो बुक्स हैं वहाँ मिलेगा। हिस्टोन प्रोटीन्स का जो सिंथेसिस होता है वो
एस फेज में होता है। कौन सी फेज में होता है? एस फेज में, एस प्रावस्था में होता है। आपको ये याद रखना है, हिस्टोन प्रोटीन्स का जो निर्माण है वो एस प्रावस्था में होता है। अब ये जो NHC है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स है, जो यहाँ तक तो सिर्फ हिस्टोन काम आते हैं, लेकिन जब ये इसके बाद जो सुपर कोइलिंग होके सोलेनॉइड, क्रोमोसोम फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर और जो गुणसूत्र बन रहे हैं, इन सब के निर्माण में नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम्स जो हैं वो काम आते हैं। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स है, ये कार्य इन उच्च स्तरीय जो कुंडलन होते हैं, बहुत ज़्यादा जो सुपर कोइलिंग हो रही है, उस सुपर कोइलिंग में काम आते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, NHC इसमें काम आती है। तो इस तरह बच्चों आज हमने DNA पैकेजिंग पढ़ी, जिसमें हमने न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ा। इसके बाद आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने ज्ञान को यूं ही बढ़ाते रहें।